नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस के सभी छात्रों के लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अधिक से अधिक अपना समय सेट प्रैक्टिस पर दें। इससे यह होगा कि अभी तक आपने जितना भी पढ़े हैं उन सभी सब्जेक्ट, टॉपिक और चैप्टर का क्विक रिवीजन हो जाएगा और नए प्रश्न भी सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 जो कि पूर्णतः नए सिलेबस क्लास 9 और 10 पर आधारित है उसका सेट नंबर 11 का डिस्कस करेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी का है, उसके बाद आपका आएगा इंग्लिश, फिर मैथ, रीजनिंग, फिर साइंस और करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध वाक्य की जो दीवार जो है ना, ये वाला दीवार सही है, बाकी सभी दीवार ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ये वाला सही है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है। तो सूर्य का पर्यायवाची है आदित्य, है ना। आदित्य होता है सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जैसे सूर्य का पर्यायवाची में आप जैसे जान सकते हैं दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, ये सब सूर्य का पर्यायवाची है। ये मारुति किसका है। मारुति जो है ये पवन का पर्यायवाची है। और ये जो कुशानु है ये कृषाणु, कृषाणु ये अग्नि का है और हुतासन भी अग्नि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कि इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो कृत्रिम क्या होता है, मैन मेड होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है कि बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बाग बाग होना यानी कि बाग बाग होना कहते दिल बाग बाग हो गया, यानी अति प्रसन्न होना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट है इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो देखिए अनभिज्ञ का मतलब होता है, अनभिज्ञ क्या अर्थ होता है, अनजान। ठीक है, अनभिज्ञ का मतलब अनजान हो गया। ठीक है, और अभिज्ञ क्या मतलब होता है, जानने वाला या कुशल। तो इसका विलोम हो जाएगा क्या, अभिज्ञ। अनभिज्ञ क्या क्या हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है कि सूखी नदी का पुल कहानी के अनुसार लीलावती को बाबूजी ने कन्यादान में कितनी जमीन दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 एकड़ जमीन दिया था। नेक्स्ट है जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। तो जगन्नाथ शब्द में इसमें संधि है व्यंजन संधि है। ठीक है, जगन्नाथ जगत प्लस नाथ, इसमें व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या है कि जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए अग्र सोची, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन है। तो बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला है कौन, लेखक की पत्नी है। ठीक है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन है, लेखक की पत्नी है। एक क्वेश्चन कौन सा आता है कि बहादुर कहानी शीर्षक का लेखक कौन है मालूम। तो बहादुर कहानी शीर्षक का लेखक है अमरकांत है, ये याद रखना है। ठीक है, कौन है, तो अमरकांत है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है नरेश सक्सेना का कौन सा नाटक 5000 से ज़्यादा बार प्रदर्शित हुआ। नरेश सक्सेना का कौन सा नाटक 5000 से ज़्यादा बार प्रदर्शित हुआ है। तो ये आदमी का आ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इंग्लिश का है। इसमें क्या है, टोटल पढ़ने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट यहाँ देखना है बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि साइनो पूछा जा रहा है। तो लेथर्जिक का मतलब क्या होता है, तो लेथर्जिक का मतलब होता है आलसी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजी, ऑप्शन नंबर 2 में लेजी। नेक्स्ट है इसमें क्या पूछा, अपोजिट, है ना, विपरार्थक शब्द अपोजिट बताना है आपको। तो मेलेबल मतलब क्या होता है, तो मालीएबल मतलब होता है लचीला, है ना, लचीला होता है। तो इसका अपोजिट पूछा है। तो इंट्रैक्टेबल मतलब होता है कठोर या तो असभ्य, है ना, इंट्रैक्टेबल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है इसमें पूछा गया करेक्टली स्पेल्ड यानी सही इसमें से कौन सा है। ठीक है ना, पार्सिमोनियस लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला पार्सिमोनियस, ये सही है। ठीक है, ये पार्सिमोनियस मतलब होता है किफ़ायती या तो कंजूस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी खाली जगह पे भरना है आपको। तो इसमें क्या होगा कि आफ्टर ए नॉइजी एंड टुमुल्टियस, आफ्टर ए नॉइजी एंड टुमुल्टियस सफर वी डैश फॉर द डे, यानी कि नॉइजी मतलब होता है शोरगुल भरा, है ना, टुमुल्टियस मतलब उथल पुथल, यानी कि शोरगुल और उथल पुथल भरे
रात्रि भोजन है ना, सफर मतलब क्या होता है, रात्रि का भोजन। तो रात्रि भोजन के बाद हम लोग क्या हुआ, हम दिन के लिए सो गए, है ना, हम दिन भर के लिए सो गए। तो यहाँ होगा, इसमें ये होगा रिटायर्ड, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट सूटेबल वर्ड है। नेक्स्ट है कि द विलेजर क्राइड, क्या हुआ, ग्रामवासी जो है वो चिल्लाया, ठीक है। हिज वॉइस फॉर द हेल्प, मतलब क्या था, मदद के लिए चिल्लाया। कैसे चिल्लाया, तो ऑन द टॉप ऑफ, यानी पूरी जोर से वो चिल्लाया। तो इसका एट द टॉप होगा, इसका क्राइड एट होगा, क्राइड एट द टॉप ऑफ वॉइस फॉर हेल्प, है ना, तो मदद के लिए चिल्लाया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है आइडम और फ्रेज पूछा जा रहा है। आइडम और फ्रेज है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर मतलब क्या होता है, फेयर वेदर फ्रेंड यानी सुख का साथी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सपोर्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, यानी जब आपका सुख का साथी होगा, जब होती है समस्याएं, उस समय सिर्फ वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। इसमें क्या पूछा जा रहा है, जम्बल्ड यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट है, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट है, इसमें क्या होता है कि आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना होता है, कौन सा पहले सेंटेंस आएगा, है ना। इसमें जैसे ए दिया हुआ है, ऑप्शन बी, सी और डी, 4 आपको दिया रहता है सेंटेंस है, इसको सजाना है, ठीक है। 4 में ये है, उसके बाद कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है, आप देख लीजिएगा। इसको आपको अगर बताएंगे भी नहीं थोड़ा सा, ये क्या होता है, इंग्लिश को आप अच्छे से समझते हैं तो इसको आप अच्छे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट है कि इन दिस क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक्टिव या पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो एक्टिव में दिया हुआ है तो पैसिव में बदलना है, अगर पैसिव में दिया हुआ है तो एक्टिव में बदलना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास विल सिंग द नेशनल एंथेम एट द एंड ऑफ द फंक्शन। ये एक्टिव में पैसिव में बदलना है। तो पैसिव में बदलने में क्या होता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मेन ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट जो होता है पैसिव में बदलेंगे क्या होगा, सब्जेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, देखिए, वन ऑफ द गर्ल इन द क्लास, ये पूरा सब्जेक्ट है। फिर विल सिंग, ये वर्ब हो गया। द नेशनल एंथेम, द नेशनल एंथेम ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं द नेशनल एंथेम ये पहले होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में है, और देखते हैं बाकी 3 में 4 में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलना, ठीक है। डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में इसको बदलना है। तो क्या है, जया टोल्ड मी आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 PM। तो इसमें क्या होगा, जया टोल्ड मी होगा, और ये जो सब्जेक्ट है ना ये बदल, जैसे आई है तो आई सब्जेक्ट बदलता है, सब्जेक्ट चेंज इंटू क्या होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज इंटू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन है आई, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ना, जया के अनुसार बदलेगा, ठीक है। तो जया होगा, यहाँ हैव बीन है तो यहाँ क्या होगा, हेड बीन हो जाएगा। तो जया है सिंगुलर है और ये फीमेल है, तो यहाँ सी होगा, यहाँ पर देखिए ये जो है ना सी वाला होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जया टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4 PM। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब है क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में क्या, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है। तो मैथ का बनाते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, देखिए भिन्न में इतना दिया हुआ है, इस सबको भिन्न का जोड़ बताना है, ठीक है। तो इसमें कैसे बनाना है, देखिए पहले क्या करिएगा मालूम, पहले जो ये पूर्णांक में है जो पूरा, वो उसको पहले जोड़ लीजिए, ठीक है, कितना है ये टोटल, ठीक है, पहले उसको जोड़ देते हैं। तो देखिए 5 और 3 8, 2 10, 1 11, ठीक है, बाकी 1 है, फिर 1 2 3 4, अब बाकी 1 था जो वो 5, यानी कि 51 है टोटल, ठीक है, पूर्णांक वाला। और जो भिन्न वाला है अब उसको जोड़ते हैं, 51 हो गया, आप याद रखिएगा 51 यहाँ, ठीक है, 51 है, आप प्लस 51 है, अब प्लस में क्या करेंगे, ये जो भिन्न है इसका जोड़ेंगे, यानी कि 1/3 है, 2/3, 3/4 और 1/4, इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा, 4 तिया 12, ठीक है। फिर 3 चौक 12 यानी कि 4 ऊपर, फिर 3 चौक 12 यानी 2 चौक 8, फिर 4 तिया 12 यानी 3 तिया 9, और 4 तिया 12 यानी 1 तिया 3, कितना होगा, 12 9 3 12, 8 20 4 24 को 12 से काटेंगे तो 2 आएगा ऊपर, यानी कि 51 और 2 53। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 53 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है
ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, उसने 4 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य जो है बी ने 24 दिन में पूरा किया, तो बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए, ए किसी कार्य को 16 दिन में किया, उसने 16 दिन में कर सकता है और 4 दिन काम किया हो, तो यानी कि ए जो है कितना भाग काम किया और कितना शेष बचा, जो कि ये 24 दिन में बी किया। तो पहले निकालते हैं कि ए के 4 दिन काम करने के बाद शेष कितना बचा। तो ए देखिए 1 दिन में करता है 1/16 भाग, ठीक है। 4 दिन में काम कितना करेगा, तो ये 4 से गुना कर दीजिए, यानी 4 चौक 16, 1/4 आ गया, यानी 1/4 भाग ए काम कर दिया। शेष काम कितना बचा, 4 में से घटा दीजिए, यानी कि 3/4, ये शेष काम बचा। और ये जो शेष है इतना 3/4 ये बी करता है 24 दिन में, ठीक है। तो जो शेष भाग होता है ना, उसको जितना दिन में करता है उसको बराबर कर दीजिए, और एक जो होता है एक क्या करते हैं, टोटल मान निकालते हैं, टोटल, यानी कि 3/4 भाग अगर करता है 24 दिन में बी, तो एक का मान निकाल देगा ना ये, तो उसका मतलब हो जाएगा क्या कि बी जो है टोटल काम उतने दिन में करेगा, ठीक है। यहाँ एक ला देना है, कैसे आएगा, 3 से इसको काट दीजिए इधर, तो 8 × 24, और ये 4 गुना कर दीजिए इधर, तो 8 चौक 32, यानी एक बराबर क्या हो गया 32, यानी कि एक यानी टोटल काम करने में बी कितना समय लेगा, 32 दिन लेगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 में है 32। नेक्स्ट है 3 नल ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः इतना देर में भरता है, तीनों नल को एक साथ खोल दें तो कितना देर में भरेगा। ये हिसाब आपको पहले डिटेल में पिछले वीडियो में आपको बताएं, जो रेगुलर देख रहे हैं सेट वो देखिएगा, पिछले 2-3 सेटों में ऐसा क्वेश्चन आया है। तो इसको बनाने का अब शानदार तरीका, शॉर्ट कैसे बनाना है, एग्जाम में टाइम कम मिलता है, घबराहट भी होती है, तो इसमें क्या करना है, सिंपल ऐसे कर देना है, जब 3 टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और इसको टोटल तीनों मिलके कितने देर में कितने घंटे में काम करेगा या कितने देर में काम करेगा, तो उसको क्या करना मालूम, सिंपल ऐसे कर देना, तीनों का एलसीएम लीजिएगा। तीनों का एलसीएम लेना कैसे लेना, देखिए तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, एलसीएम पहले जानना कैसे निकलती है। तीनों में बड़ा 45, ठीक है, 45 को गुना करते जाइए, 45 दूनी 90 है ना, और वहाँ रुकना है जहाँ तीनों से कट जाओ, तो 90 36 से नहीं कटेगा, आगे बढ़ते हैं, 45 दिया 135, 135 से 36 से नहीं कटेगा, 45 दिया 135 हो गया, 45 दिया 135 और 45 चौके 180, तो 180 देखिए सबसे कट जाएगा, 36 पंचे 180, 3 छक 18, 6 बार में कटेगा, 45 चौके 180, यानी कि 180 ये तीनों का एलसीएम हो गया, ठीक है। अब देखिए एलसीएम 180 हुआ, तो 180 यहाँ लिख दीजिए। अब बटा में क्या लिखना है, इससे काटिए, कितने बार में कटता है वो लिखते जाना है। जैसे 30 से कटेगा कितने बार में, 6 बार में, 6 यहाँ लिख दीजिए। फिर 36 से 180 कितने बार में कटेगा, 36 पंचे 180, 5 बार में कटेगा, 5 यहाँ लिखिए प्लस में। 45 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में, तो यहाँ लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, आंसर हो गया। देखिए 6 5 11 4 15, 15 गुना 12 180, 12 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। किसी भी तरह ये आंसर किसी तरह बनाइए आप, आंसर यही आएगा, ठीक है। तो कैसे बनाना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि ए इतने दिन में, बी इतने घंटे में और सी इतने घंटे में भरता है, तो तीनों एक साथ खोल दिया कितने दिन में भरेगा, बस ये तीनों का एलसीएम लीजिए। तीनों का एलसीएम हो गया 180, और नीचे लिख दीजिए 36, 30 से काटिए, 30 पंचे 3 छक 18 है ना, 3 छक 18 यानी कि 180 है ना, तो 6 और 36 पंचे 180 और 45 चौके 180, 6 5 11 4 15, और 15 से काटिएगा 180, 12 घंटे में, इसका करेक्ट आंसर 12 हो गया। नेक्स्ट है कि यदि किसी निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 11 है तो के का मान क्या होगा। तो देखिए माध्य का मतलब क्या होता है, इन सभी का योग, अब बटा जितना संख्या है बटा में दीजिए वो माध्य निकल जाता है, और माध्य बराबर क्या है अपना दिया हुआ यहाँ, तो के का मान निकल जाएगा। तो इसको पहले करना क्या है, इसको सबको जोड़िए, ठीक है। के को तो के प्लस में रखना है, के को जोड़िए, कैसे हुआ 11 19 कितना हुआ, 11 19 30, ठीक है, 30 और 5 35, 35 10 45, ठीक है, 45 यहाँ लिख लीजिए। फिर आगे चलिए 13 12 कितना हुआ 25, 25 और 15 40, 40 और 8 कितना होगा 40 8 48, 48 और 14 कितना होगा 48 और 14 यानी कि 48 4 52 और 10 62, तो 62 यहाँ लिखिए। अब प्लस एगो ये है के, ठीक है, बटा में कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, ठीक है। अब बराबर कितना हुआ, ये हो गया माध्य है ना, टोटल योग बटा जितना संख्या है 10, तो बराबर क्या निकला माध्य, माध्य कितना दिया हुआ 11। अब इसको फिर जोड़िए, इसको जोड़िएगा कितना आएगा 5 2 7, ठीक है, और 6
4 10 यानी 107 प्लस के, और ये वाला 10 जो है इधर कर दीजिए, ये गुना कर दीजिए, इधर 11 में गुना हो जाएगा तो 110 आ जाएगा। यानी कि अब कितना आ गया, 107 प्लस के बराबर में 110 आ गया। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए, ये टोटल कितना आ गया, 107 प्लस के बराबर 110। अब 107 इधर घटा दीजिए 110 में से, तो 3 बचेगा, यानी कि के का मान कितना आ गया, 3। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि एक वस्तु को 420 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 5% लाभ होता है। 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पीछे वीडियो में इसको डिटेल में बताएं, लेकिन डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या अगर पीछे देख लीजिएगा, बन जाता है तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको आसान से बना देना है। कैसे, तो देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आप इस तरह बनाइएगा, निश्चित रूप से आंसर उसका आ जाएगा और इसमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। कैसे करना है, देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो कि टाइप पकड़ लीजिए, ठीक है ना, कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो ऐसे बना देना। ठीक है, तो इसको क्या होगा, ऐसे हिसाब आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो सेकेंडों में बन जाएगा। ठीक है, देखिए एक वस्तु को 420 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 5% लाभ होता है। 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप को बनाना है। तो देखिए लास्ट में क्या बोला, 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये निकालना है हमको, है ना, कि 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य उसका क्या होना चाहिए। और दिया हुआ क्या, 420 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 5% लाभ होता है। इतना पर बेचने पर इतना लाभ होता है, लेकिन पूछ रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए कितना विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो इसको ऐसे बनाइएगा, सिंपल। देखिए 420 लिख दीजिए, 10% लाभ कमाने के लिए पूछा है तो ऊपर में लिख दीजिए 10 यानी 110 है, 10% लाभ कमाना है तो 110, और नीचे लिख दीजिए ये 5% पहले लाभ था तो 105 नीचे लिख दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो 105 इधर नीचे लिख दिए, तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो कैसे होगा कैलकुलेट, है ना, 420 गुना 110 बटा 105। तो ऐसे समझ गए कि कैसे इसको लिखना है। ठीक है, तो इसको करिएगा तो 105 बार से काटिएगा इसको तो 4 बार में कट जाएगा, है ना, कटेगा ना, 105 गुना 4 420 और 4 गुना 110 यानी 11 चौक 44, 440 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जब भी इसे हिसाब आए तो बस तुरंत क्या करना है कि इस टाइप से पूछे तो तुरंत 420 लिखिए, खटाक से 110 लिख दीजिए ऊपर और 105 लिख दीजिए नीचे, इसको कैलकुलेट करिए, आंसर। ठीक है, 11 चौक 44, आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 26। 3 संख्याओं का माध्य इतना है, आंकड़ों के इस समूह का परास इतना है, तो जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 8 है, तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, मेन एक चीज़ समझना है, हिसाब बन जाएगा। तो समझना क्या है, देखिए ये जो इस समूह का परास है, परास का मतलब होता है क्या होता है, रेंज, अंतर। यानी कि अगर 3 संख्या है तो उसमें 3 संख्या का माध्य मान के चलिए ए, बी और सी, तीनों का माध्य दिया हुआ है। माध्य मतलब बट्टा में 3 संख्या थे, 3 बराबर 32, तीनों संख्याओं का माध्य इतना दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 3 इधर गुना कर दीजिए तो 32 दिया 96, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 96। ठीक है, अब जो इस समूह का परास दिया हुआ है 28, परास 28, इसका मतलब वो हुआ कि फर्स्ट और लास्ट का जो अंतर है ना वो 28 है, यानी कि सी माइनस ए बराबर कितना है, 28 है। और फिर क्या बोला, जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना, 8 है, यानी कि बी माइनस ए बराबर कितना है, 8 है। ठीक है, तो ये आपको दे दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, कैसे करना है, सबको क्या तीनों संख्या में सबसे बड़ी पूछा है। ठीक है, तो बड़ी पूछा यानी बड़ी को हम सी मान लेते हैं। ठीक है, तो सबको सी के रूप में ले आइए। सी के रूप में कैसे आएगा, तो सी के रूप में आएगा कि ए बराबर निकाल लेंगे, बी बराबर निकाल लेंगे, क्या होगा। ठीक है, तो ए बराबर यहाँ से निकाल लेंगे कि ए क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा सी माइनस 28, है ना, ए बराबर क्या हो जाएगा, सी माइनस 28। ए बराबर, अब देखिए कॉपी और पेन रखिएगा तो कुछ जो लेंदी हिसाब है, थोड़ा टाइम टेकन वाला है, तो वो वाला आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण थोड़ा समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन अगर कॉपी नोट जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे करिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसे कि ये सी माइनस ए बराबर 28 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए को इधर ले आएंगे, ठीक है, और 28 इधर कर देंगे, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, सी माइनस 28। फिर बी का मान यहाँ से निकाल लेंगे, बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 8, है ना, 8 यहाँ है, इसको एक इधर कर दीजिए, यानी ए प्लस 8 हो जाएगा। बी बराबर क्या हो गया,
ए प्लस 8। अब देखिए, अब ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर मान दिया हुआ है 96। अब देखिए ए का मान ए का मान यहाँ से सी माइनस 28 यहाँ बैठाएंगे ए का जगह, अब फिर बी का जगह बैठा देंगे क्या, ए प्लस 8, तो सी का मान नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। इसमें क्या होगा देखिए, इसके बराबर क्या है, ए बराबर है ये सी माइनस 28, ठीक है, और बी बराबर क्या है, ए बराबर है सी माइनस 28। यहाँ बी बराबर निकालिए, बी बराबर क्या है, ए माइनस 8 है, ए प्लस 8 है, तो ए प्लस जब 8 है तो ए का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, सी माइनस 28, तो यहाँ पर एक बी बराबर जो है ए प्लस 8, यहाँ पर लिख सकते हैं ए की जगह पर, फिर लिख सकते हैं क्या, सी माइनस 28 लिख सकते हैं। अब प्लस 8 है यानी कि सी माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, यानी कि बी का मान कितना आ जाएगा, फिर सी के रूप में आ जाएगा, सी माइनस 20 आ जाएगा, ठीक है, सी माइनस 20 आ जाएगा। अब इसको मान बैठाइएगा तो आंसर आ जाएगा। अब आंसर ऐसे होगा कि देखिए ए का मान बैठाइएगा क्या, ए का मान बैठाइएगा सी माइनस 28, ए का मान आएगा। अब बी की जगह आया क्या, सी माइनस 20, अब प्लस है सी बराबर कितना है 96, ठीक है। अब 1 सी 2 सी 3 सी, टोटल 3 सी है, और यहाँ 28 और यहाँ 20, कितना हुआ 48, माइनस में है 48, तो इधर प्लस में 96 प्लस हो जाएगा, 96 प्लस 48, ठीक है, बराबर में कितना है 3 सी, ठीक है। अब 6 और 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14, ठीक है, इसको जोड़िएगा 96 और 48 तो आएगा 144, है ना, 144। अब यहाँ 3 से काट देंगे तो 48 दिया 144, तो सी बराबर क्या होगा 48, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एक निश्चित मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश किया गया है, 2 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ मिश्रधन इतना रुपया है और 3 वर्ष के बाद जो प्राप्त हुआ मिश्रधन इतना है, तो ब्याज की दर क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो 2 वर्ष के बाद जो मिश्रधन आया, ठीक है, और जो 3 वर्ष के बाद मिश्रधन आया, तो 3 वर्ष के बाद में जो मिश्रधन जो है टोटल, वो 2 वर्ष वाला मिश्रधन घटा देंगे तो क्या बचेगा मालूम, 1 वर्ष का सिर्फ ब्याज बचेगा कि नहीं बचेगा। इसमें देखिए, इसमें भी 3 वर्ष का जो है मिश्रधन है, इसमें मूलधन प्लस ब्याज है, मूलधन अब प्लस में 3 वर्ष का ब्याज है, और इसमें क्या है, मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज है। तो जब इसको घटाएंगे तो इसमें क्या घट जाएगा, मूलधन भी घट जाएगा और 2 वर्ष का ब्याज भी घट जाएगा, तो यानी 1 वर्ष का ब्याज बचेगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको बनाते कैसे, तो इसको ऐसे बना दीजिएगा, ये माइनस ये, यानी कि ऊपर लिख दीजिएगा 26 62 माइनस 24 42, ये हो गया 1 वर्ष का ब्याज। अब 1 वर्ष का जो ब्याज निकला है, ये जो इसमें जो ब्याज आया है वो कितने पर आया मालूम, ये आया है ब्याज पर, ये जो ब्याज आता है चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो ये जो ब्याज इसमें जो बढ़ा है ना, वो कितने पर बढ़ा है, तो ये बढ़ा है इस पर मिला है, ये टोटल पर ब्याज मिला है, जो ये अंतर ब्याज आया है 1 वर्ष का, कितना पर मिला है, तो ये मिश्रधन टोटल जो है 2 वर्ष का इस पर मिला है, यानी कि बट्टे में लिख देंगे 2 24 20, अब गुना 100 करिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, जब 26 62 में 24 20 घटाएंगे ना, यानी कि 26 62 में 24 20 घटाएंगे तो आएगा ऊपर में कितना मालूम, 242 आएगा, ऊपर आएगा 242, यानी 2420 है और यहाँ है 2662, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 242 आएगा, इसको घटाने के बाद क्या आएगा 242, तो 242 को यहाँ 242 ये कटेगा, यानी नीचे 10 बचेगा, ठीक है, नीचे 10 बचेगा और 10 से ये कट जाएगा ये, तो 10% इसका ब्याज हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 10% हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 28। अब 28 में क्या है देखिए, 28 में है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है, आपको ऐसा हिसाब पिछले 2 सेट में आया, ठीक है। क्या होता है, एक त्रिभुज रहता है ABC, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ABC के अंदर AB BC और AC भुजाओं पर क्रमशः PQR बिंदुओं पर स्पर्श करता है, जो वृत्त अंदर बनाते हैं वो PQ और R पर स्पर्श करता है, ठीक है। तो बोलता है कि इसमें BP बराबर दे देगा, यानी कि एक ये दे देगा, एक ये दे देगा और एक ये दे देगा। और आपको बताए थे कि किसी बिंदु से अगर वृत्त पर
ये आस्पर्श रेखा जो होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, जो आस्पर्श बिंदु से डिस्टेंस ये बराबर होता है, यानी कि ये जैसे ये बी क्यू और बी बी बराबर होगा। अगर आर सी दिया हुआ है, यानी कि जितना आर से अगर 5 दिया हुआ है तो क्यू सी भी 5 ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ जी ये और ये बराबर होगा, ठीक है। तो ये बताएं, तो ये और ये बराबर है, तो इसमें आपको 3 मान दे दिया जाता है, ठीक है। तो 3 मान दे दिया जाता है, जैसे ये दे दिया जाएगा और ये दे दिया, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने आप ये दिया तो ये निकल जाता है, ये दिया तो ये निकल जाता है, ये दिया तो ये निकल जाता है, ठीक है, निकल जाता है। तो अब क्या है कि सभी दिया हुआ रहता है, इसको टोटल यहाँ का मान, यहाँ का मान, यहाँ का मान, यहाँ का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूछता है कि परिमिति क्या होगा, परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग कर देते हो, परिमाप निकल जाता है। जैसे ए बी, बी सी और सी ए, उसका परिमाप निकल जाता है। तो परिमाप निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं, अब जैसे इसको बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये वाला लिखेंगे, फिर ये ऐड करेंगे। वैसा करने से अच्छा है ना कि इसमें जो भी है, देखिए 1 9 यहाँ अगर दिया हुआ है तो 1 9 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर एक यहाँ 5 दिया हुआ है तो ये यहाँ 5 आ जाएगा, यानी जो अंक दिया हुआ है ना वो क्या होगा, 2 बार हो जाएगा, या तो एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर, यानी 2 बार हो जाएगा। तो इसका मतलब कैलकुलेट करके हम निकालें क्या, मालूम कि ये तीनों के जो दिया हुआ है ना, ये तीनों को जोड़ के दुगना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कभी भी पिछला सेट में जाकर देख लीजिए, उसको बनाइएगा, ठीक है। ये क्या हुआ कि आप बनाते बनाते क्या होता है, इतना शॉर्टकट हो जाता है कि आप देखते के साथ आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके परिमाप पूछा, आप पीछे तीनों हिसाब को इसी तरह बनाइएगा, बन जाएगा। कैसे, बस करना क्या है, ये तीनों को जोड़िए, जो तीनों मान दिया हुआ ना इसको जोड़िए, 11 9 20, 20 10 कितना हुआ 30, इसको दोगुना कर दीजिए, 60 इसका आंसर है। आप देख लीजिएगा तीनों सेट पीछे अगर बुक होगा या तो पीछे सेट आप वीडियो में देखिएगा, जो भी मान दिया हुआ वो तीनों को जोड़ के दुगना करिए, वही आंसर उसका है, ठीक है। यानी कि इस टाइप के हिसाब जब भी आए कि एक त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाया गया और ए बी, बी सी और ए सी को क्रमशः इतना इतना बिंदु पर स्पर्श करता है, तो ये जो भुजा पर स्पर्श करेगा ना, जैसे ऐसे ये वाला, तो भुजा पर स्पर्श करेगा और एक एक मान दिया हुआ रहेगा, जैसे एक का मान दिया बी पी ये, तो बस करना क्या है, तीनों को जोड़ दीजिए, यही तीनों को जो दिया हुआ है ना, 11 9 20 और 10 30, इसको दोगुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप कोई टाइम में बड़ा हिसाब है, लेकिन कितनी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के हिसाब है, तीनों को जोड़ दीजिए और दोगुना कर दीजिए, आंसर हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इसमें x के पावर 4 प्लस x के पावर -4 बराबर इतना दिया हुआ, ठीक है। तो x प्लस x के पावर -1 का मान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या होगा, x के पावर 4 प्लस x के पावर -4, इसको कैसे लिख सकते हैं, x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर -4, ठीक है। ये दिया हुआ है, इतना बराबर दिया हुआ आपको 14 42 दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालना कितना है, आपको ये निकालना है, यानी कि x प्लस 1 बटा x निकालना है, ठीक है। तो ये यहाँ माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, ठीक है। ये नीचे आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं x के पावर सिर्फ 4 दिया हुआ नीचे बटा में, ठीक है। तो इसको निकालना है, इसको निकालने के लिए यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एक बार इसको x² में लाएंगे पहले, फिर x में लाएंगे इसको। तो इसको करना क्या है, इसको लिख सकते हैं हम क्या मालूम, x² प्लस 1/x², यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और 2ab, ab क्या, a ये है, b ये है, तो ab करेंगे क्या, ये और ये कट जाएगा, इंटू में होगा ये क्या है, ये और ये कट जाएगा, तो यानी कि उसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, यानी कि a² प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि -2, यानी कि बराबर में इधर 14 42 में 2 जुड़ जाएगा, 14 44 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है ये स्क्वायर है, इधर ले आइए रूट में, तो 14 44 जो है 14 44 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 14 44 का आपका वर्गमूल हो जाएगा कितना, 38 होगा, है 38 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 38 होगा, यानी कि x² प्लस 1/x² बराबर कितना निकल गया, इसका 38, ठीक है, 38 निकल गया। अब इसको एक बार हम क्या लिख सकते हैं, फिर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, -2ab, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो आपका यहाँ पर लिख दीजिए पहले, ये आप एक इतना बराबर आया कितना, 38, आप इसको लिख सकते हैं क्या मालूम, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर -2, ये लिख सकते हैं, -2ab, a भी कट ही जाता है, बराबर 38 है। अब फिर ये 2 इधर ले आइए, यानी कि 40 हो गया, यानी कि x प्लस 1/x² बराबर 40, है ना, 40। अब ये इधर आ जाएगा,
तो रूट में आ जाएगा रूट 40, यानी इतना का मान क्या आ जाएगा रूट 40। तो रूट 40 का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मान पूछा था x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x बराबर क्या होगा रूट 40। तो रूट 40 का मान के निकालिए, क्या होगा 4 दें 40 यानी कि 2√10। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 30 है। इसमें क्या करना है, इसमें करना क्या है, थीटा का मान बैठाइए। थीटा का मान अगर 60 डिग्री बैठाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर 60 डिग्री बैठाने के बाद ये 4 को इधर कर दीजिए राइट साइड, यानी कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर 4, अगर थीटा का मान 60 डिग्री बैठाने का मान अगर इसका मान 4 आ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा थीटा का मान यानी कि इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड कर गया, यानी कि 60 डिग्री इसमें बैठा देंगे, आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो 60 डिग्री बैठाते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 स्क्वायर करेंगे यानी कि 3/4 प्लस 5 cos थीटा यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/2। अब देखिए 2 से ये 2 चला गया, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ कितना हो गया 3/2 और यहाँ 5/2। ठीक है, तो इसको 2 और ऊपर में क्या हो जाएगा 3 + 5। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 2 से ये कट जाएगा ना, 5 3 8, तो ये 4 आ गया। ठीक है, तो 4 आ गया, तो इसका इक्वेशन क्या हुआ सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि 60 डिग्री का मान इसमें सही सेटुबल है, यानी 60 डिग्री का मान इसमें बैठा, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो 60 डिग्री ने कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/√3 प्लस कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो कोसेक में क्या होगा उसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √3 नीचे और ऊपर में क्या आ जाएगा 2 1 3, यानी कि √3 से ये 3 काटेंगे तो √3 को आएगा। ठीक है, यानी √3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका मैथ वाला समाप्त होता है। अब रीजनिंग शुरू होता है। इसमें क्या किया है 82 है और 36 है, तो फिर यहाँ पर क्या है 91 है, 91 का उसका क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 82 है और 36 है, तो इसको आप सोचिए इसका आंसर होगा क्या। तो इसमें किया क्या गया है 6 3 9, ठीक है, 9 9 81 + 1, ठीक है, और 6 4 10 करते हैं, अगर 6 4 10 6 4 10 10 को अगर करते हैं आपको 6 4 10 10 का स्क्वायर करते हैं तो ये नहीं होता। ठीक है, इसको 2 चौके 8 प्लस 2 स्क्वायर करते हैं तो नहीं होता, 9 1 10 करते हैं, इसको देखिए क्या होता है इसका आंसर। तो इसमें क्या किया है कि 8 और 2 का अंतर कितना हुआ 6, 6 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 9 और 1 में अंतर कितना हुआ 8, 8 का स्क्वायर करिए तो 8 8 64 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 32 में क्या, इसमें क्या किया 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, इसमें 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब, इसमें 4 का स्क्वायर तो 4 का क्यूब, ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये अलग है। बाकी इसको देखिए 4 में भी 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब है, यानी कि ये वाला अलग है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है इसमें क्या किया 3 + 2, ठीक है, प्लस फिर 4 प्लस 8 17 हुआ है ना, 9 8 17, फिर प्लस इसमें 8 दूनी 16 किया है तो 17 और 16 आ गया आपका 33। ठीक है, यानी क्या हो रहा है 2 दूनी 4 प्लस फिर 4 दूनी 8 प्लस किया, फिर इसको दोगुना करके प्लस किया 16, फिर इसमें दोगुना कर दीजिए 32 इसमें प्लस किया तो 65 आया, फिर 32 को दोगुना कर दीजिए यानी कि 64, इसमें प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा, यानी कि 65 में 64 जोड़ना है तो 5 4 9 9 किसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज ये हो गया आपका एक, और फिर एक ये वाला 2, फिर ये वाला मिला के 3, फिर ये 4, ठीक है, फिर ये नीचे से ये मिला के 5, ठीक है, एक ये टोटल 6 और एक ये वाला 7, टोटल कितना है 7 त्रिभुज है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 35 में क्या है कि यदि एक दर्पण को ए बी पर रखा जाए, यानी कि ए बी पर इस पर रखा गया दर्पण को, ठीक है, अब उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब बनेगी, तो दर्पण प्रतिबिंब ऐसे रखा है
यानी कि ये क्या होगा, इसका ऐसे पलट जाएगा, ठीक है, ऐसे ये क्या होगा, ऐसे पलट जाएगा, ठीक है। और अगर नीचे रखा रहता है दर्पण ऐसे, तो ये क्या ऐसे उलट जाता है, ऐसे है ना, उलट जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा, पलटेगा। तो ये जब पलटेगा तो या तो इधर पलट दीजिए या तो इधर पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट राइट ही पलटेगा ये, ठीक है। तो ये पलटेगा तो आंसर क्या होगा, देखिए इसमें ऑप्शन में देखिए क्या होगा। एक चीज़ तो ध्यान रखना, जब पलटेंगे तो ये जो बना हुआ है ये आकृति, ये जो त्रिभुज वाला डबल त्रिभुज, ये नीचे ही रहेगा, ये ध्यान रखना है, नीचे ही रहेगा, ठीक है। ये तो निश्चित रूप से पलटेगा तो नीचे ही रहेगा, उल्टता तब भले ऊपर नीचे जाता है, लेकिन पलटेगा तो नीचे, नीचे वाला नीचे ही रहेगा, यानी ये वाला आंसर नहीं होगा, ऊपर वाला जो ऊपर चला गया ये नहीं होगा, ठीक है। और ये तो सेम दिया हुआ, ठीक है। तो पलटे है, पलट के क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक विज्ञान के प्रश्न शुरू होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। अच्छा, ये मनसबदारी प्रणाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू किसने किया था, तो मनसबदारी प्रणाली की चलाया था अकबर ने चलाया था, ठीक है। और इक़्तिदारी प्रणाली किसने चलाया था, तो इल्तुतमिश ने चलाया था। ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट है कि यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है किसको, उपराष्ट्रपति को, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन क्या आता है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अगर इस्तीफा दे दे तो उसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालता है, तो वो कार्यभार संभालता है कौन, मुख्य न्यायाधीश संभालता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है सुनामी के कारण होता है। सुनामी क्या होता है, मोटा मोटी याद रखिए, सुनामी जो होता है समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है ना, वो सुनामी कहलाता है, ठीक है। यानी कि पानी के अंदर भूकंप जो आता है वो सुनामी होता है, ठीक है, सुनामी कहलाता है। यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर, पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि या तो भूकंप, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था, यानी कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था, ये प्रथम कौन होगा जो मुगल वंश की स्थापना किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ना, बाबर। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो बाबर, ठीक है। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने किया था, ठीक है। कब किया था, तो 1526 में किया था, जब 1526 में प्रथम जो युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और इब्राहिम लोदी को हराकर ये मुगल वंश की ये स्थापना किया था 1526 में, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, बाबर का पुत्र कौन था, हुमायूं। हुमायूं का पुत्र कौन था, अकबर। अकबर का पुत्र था जहांगीर। जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसको याद ऐसे रख लीजिएगा, है ना। बाबर, उसके बाद उसका है हुमायूं, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, अकबर, ठीक है। बाबर, हुमायूं और अकबर। अकबर का पुत्र है जहांगीर। जहांगीर का पुत्र है शाहजहां। शाहजहां का पुत्र है औरंगजेब, ठीक है। बस इतना याद रख लिए। इसमें कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है। इसको याद ऐसे रख लीजिए। कई ट्रिक्स याद करते हैं, लेकिन ट्रिक भी क्या होता है, भूल जाते हैं। ट्रिक भी याद नहीं रहेगा तो बाकी क्वेश्चन में कैसे याद रहेगा। इसको सिंपल एक शब्द याद रख लीजिए, भाजसा, ठीक है। भाजसा, बाबर, हुमायूं, भाजसा, सिंपल याद रख लीजिए। इसके नाम से है ना, अक्षर से एक एक, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब, तो भाजसा, है ना, भाजसा, भाज 4 आ गया, सा, यानी कि लास्ट में सा है, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। भाज, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है। तो ये याद रखना है क्रम से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40 में कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है। सबसे कम आबादी वाला शहर है कपूरथला है। नेक्स्ट है कि अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को देश का खिताब मिला जिसका अर्थ विश्व विजेता है। तो किसको, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाला, यानी अकबर का बाद कौन आएगा, अकबर का पुत्र आएगा, जहांगीर आएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जहांगीर, ठीक है। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस, क्या कि बाबर के बाद क्या है, भाजसा, है ना। बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां,
औरंगजेब। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है 42 में 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। आपातकाल की अनुच्छेद में 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात 360 में। आपातकाल अभी तक कितने बार लगा? तो भारत में आपातकाल अभी तक 3 बार लगा। राष्ट्रपति शासन बिहार में कितने बार लगा? 8 बार लगा। वित्तीय आपात कितनी बार लगा? तो 1 बार भी नहीं लगा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल देश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता शहर का, है ना। ये विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? तो कोलकाता में। नेक्स्ट है देश तब होता है जब एक सरकारी कुल व्यय उस राजस्व से अधिक हो जाता है जो उधार से धन को छोड़कर उत्पन्न करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्व, इसका है राजकोषीय घाटा होगा। इसका करेक्ट आंसर है राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकारी कुल व्यय उस राजस्व से अधिक हो जाता है जो उधार से धन को छोड़कर उत्पन्न करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका करेक्ट आंसर है निर्यात अधिशेष, है ना। निर्यात अधिशेष इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह। हवा महल यानी हवा पैलेस का निर्माण कराया था। ये कहाँ है? तो राजस्थान के जयपुर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में कि दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद जो है देश के शासनकाल की वास्तुकला की विशेष उपलब्धियां हैं। तो लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। ये शाहजहां के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया शाहजहां। ठीक है, और इसमें वास्तुकला का स्वर्णकाल जैसे पूछेगा कि मुगल काल का जो है वास्तुकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? तो शाहजहां के काल को ही कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया वो याद रखना है। जैसे मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। रेशम बाग का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और दीवाने खास के निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो इतना याद रखना है। क्या एक इतना याद रहेगा आपको, मत जा रेशमा दीवानी। ठीक है, या इतना से याद रखिएगा मत जा रेशमा दीवानी, यानी शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद, ताजमहल, जामा मस्जिद और रेशम बाग, है ना। रेशम बाग का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। और दीवानी से दीवाने खास या दीवाने आम का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली का लाल किला का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। तो एक दिल्ली का लाल किला हो जाता है, बाकी मत जा रेशमा दीवानी ये सभी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट एक हुमायूं का उत्तराधिकारी। देश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और उसका उत्तराधिकारी 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए हुमायूं का उत्तराधिकारी तो क्या है? ये मुगल काल का है। तो एक शब्द याद करवाया था आपको, भाजशाह। अब इससे पता चल जाएगा कि हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन होगा। भाजशाह यानी कि बाबर, हुमायूं, उसके बाद कौन है? अकबर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। इसका करेक्ट आंसर अकबर। उसके बाद क्या आ जाता है? जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, तो हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन है? अकबर। अकबर से क्वेश्चन याद रखना है कि जो अकबर कितने वर्ष की उम्र में सम्राट बन गया था? तो 13 वर्ष की उम्र में ही ये सम्राट बन गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पहला वो एकमात्र ये मुगल शासक जो कि अनपढ़ था, कौन था? अकबर। मनसबदारी प्रथा किसने चलाया? तो अकबर ने चलाया था। ठीक है, अकबर का जो संरक्षक का नाम क्या था? तो वो था बैरम खान। और अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो वो था टोडरमल था। ठीक है, तो ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट है कि आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल यानी मत जा रेशमा दीवानी, यानी कि मोती मस्जिद, ताजमहल, जामा मस्जिद, मत जा रेशमा दीवानी यानी कि रेशम बाग, दीवाने आम, दीवाने खास और लाल किला का भी निर्माण ये किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। तो वही पूछा कि मत जा ताजमहल, है ना। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया था। कब करवाया था? 1632 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट है
कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो ये है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है अधिकतम लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि देश में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो ये किया गया था 86वां, है ना, 86वां संविधान संशोधन 2002 था, ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कितने वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, है ना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का ये व्यवस्था है। और ये किस भाग में? तो भाग 3 में है। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के ए में है, ठीक है, 21 के ए में है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में जो अधिकतम नामित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 2, ठीक है, लेकिन 2020 में एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, लोकसभा से कई क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखना है। जैसे लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितना मिनिमम उम्र होना चाहिए? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25, राज्यसभा बनने के लिए 30, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर, पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। लोकसभा का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ था लोकसभा का गठन, 1952 में हुआ था। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का भी शुरुआत जो है 1952 में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लोकसभा की संरचना जो किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना है संसद का है 79 में, संसद का संरचना जो है 79 में है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। और लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में। याद ऐसे रख लीजिए, सरल, ठीक है, याद ही होगा, पिछले वीडियो जो लगातार देख रहे हैं उनको याद होगा, ठीक है। यानी संसद अनुच्छेद 79 रो से राज्यसभा 80, लोकसभा 81, तीनों अनुच्छेद लगातार है, 3 अनुच्छेद हमेशा याद रहेगा, 79, 80, 81। और एक शब्द याद रखना सरल, यानी संसद, राज्यसभा, लोकसभा। नेक्स्ट है सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो 5वें गुरु थे अपने गुरु अर्जुन देव, ठीक है, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की भी रचना इन्हीं ने किया था। और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दिया था? तो जहांगीर ने करवाया था। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? तो वो करवाया था औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। अच्छा, पहले गुरु कौन थे? तो थे गुरु नानक देव थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था। यहाँ से देखिए गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। और एक है कौन? गुरु गोविंद सिंह 10 में जो है, उनसे उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, ये हमेशा रट के रखना, मालूम, ये पूछा जाता है, अक्सर कई बार रिपीट हुआ है। तो गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के संस्थापक है, जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था, उसका नाम अभी है ननकाना साहिब, पाकिस्तान में, ठीक है। और अपना गुरु गोविंद सिंह जो है उनका जन्म पटना में हुआ था, पटना साहिब में। कब हुआ था? 1666 में हुआ, 1666, है ना, याद रखना, 1666। जन्म कहाँ? पटना साहिब में हुआ गुरु गोविंद सिंह का। और गुरु गोविंद सिंह आपकी शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखा था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आनंदपुर साहिब में हुआ था, ठीक है। और शिक्षा भी और फारसी भी आनंदपुर साहिब से सीखा था, वो पंजाब में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का नाम सूफी संत देश के नाम पर रखा गया है। कुतुब मीनार, तो ऑप्शन में आना चाहिए कुतुब, ठीक है। तो एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है का नाम सूफी संत किस पर? तो सूफी संत है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 55। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? इसको क्या किया था? शेरशाह सूरी ने मार के भगा दिया था, ठीक है, शेरशाह सूरी ने। इसको जब युद्ध हुआ था, कौन सा? चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, और एक कन्नौज का युद्ध हुआ, दोनों युद्ध में इसको हराया था, ठीक है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, ठीक है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, ये दोनों लगातार हुआ था, याद ऐसे रख लेना, चौक है ना, चौक यानी चौसा का और कन्नौज 1539 1540 में। और दोनों किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ, दोनों में हुमायूं हारा, ठीक है। और इसको लास्ट में भागना पड़ा था, भाग के चला गया था। फिर बाद में ये जब सत्ता देखा कि नहीं कमज़ोर है, किसी को हरा सकते हैं, तो फिर ये आ गया था
कब 55 में 1555 में ये सिकंदर सूरी को हरा दिया था। ठीक है, सिकंदर सूरी का सरहिंद का युद्ध हुआ था, उसमें सिकंदर सूरी को हराया और अपनी सत्ता को पुनः वापस ये मुगल साम्राज्य की फिर वापस सत्ता में ले आया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यही पूछा, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था, तो सिकंदर सूरी को हराया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, सिकंदर सूरी। ठीक है, याद रखना है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ये अपना सासाराम में। ठीक है, याद रखना है हमेशा। और ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो शेरशाह सूरी ने ही बनाया था। नेक्स्ट है 56 कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान देश है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है सांची, है ना। सांची का स्तूप ये बौद्ध कला का जो है काफ़ी फेमस है। सांची का स्तूप ये है कहाँ, तो ये है मालूम मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। और सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना हमेशा रट के। सांची का स्तूप का निर्माण किसने, अशोक ने करवाया था। अब एक नया क्वेश्चन पूछा जाने लगा, धामे का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो उसका भी निर्माण अशोक ने करवाया था। धामे का स्तूप कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि 10वीं अनुसूची जैसी आए, 10वीं दल बदल पहले तो दिमाग में ये आ जाना चाहिए, बाकी जो क्वेश्चन पूछा रहा है देखते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है, तो ये लेता है आपका लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ठीक है, ये अध्यक्ष लेता है। लोकसभा अध्यक्ष कई काम करता है, तो इससे पूछा जाता है, ध्यान रखना। जैसे कि पूछ देगा कि लोकसभा का जो मतलब संसद का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। और ये दल बदल जो करता है तो उसको अयोग्यता घोषित करेगा कौन, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, तो ये सभी लोकसभा अध्यक्ष से ध्यान रखना है। अभी कौन है, ओम बिड़ला, पहले कौन थे, जीवी मावलंकर, पहली महिला मीरा कुमार। तो ये सब रट के रखना हमेशा। ठीक है, और 10वीं अनुसूची से क्वेश्चन 3 को पूछा जाता है घुमा घुमाए, कौन मालूम, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे, तो दल बदल से। दल बदल है 10वीं अनुसूची। और ये जो दल बदल कानून है ये किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया है, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत ये लागू किया गया था। कब, 1985 में। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है कि लोरेंज वक्र का क्या दर्शाता है, लोरेंज वक्र दर्शाता है कि आय वितरण को दर्शाता है ना, लोरेंज वक्र आय वितरण को दर्शाता है। नेक्स्ट है 59 कि देश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। तो हर मंदिर साहिब का स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात है, यानी स्वर्ण मंदिर हर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो गुरु रामदास ने करवाया था। ये चौथे गुरु है। ठीक है, चौथे गुरु है, ये ध्यान रखना है। गुरु ग्रंथ साहिब का रचना ये गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और पहले शासक जो सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक देव है। 10वें कौन है, गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, ये सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, मात्र 2 ही बार बार रिपीट होते रहता है कि किसके शासनकाल में ह्वेनसांग आया और किसके शासनकाल में फाहियान आया था। ये दोनों याद रखना है। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, याद ऐसे ही रखना है, रट के रखना, ह्वेनसांग हर्षवर्धन, कहीं कन्फ्यूजन ही नहीं होना है। जैसे ह्वेनसांग है हर्षवर्धन। और एक कौन जात बच जाता है, फाहियान। वो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। वो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ह्वेनसांग आया तो था, ये कब आया था, 630 ईस्वी में आया था और 15 वर्ष रहा था। और किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ये किया था अपना नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इनकी एक पुस्तक भी है, कौन सा है मालूम, सी यू की पुस्तक के लेखक कौन है, ह्वेनसांग है। नेक्स्ट है 61 कॉम्बिंग करके बीजों से कपास के रेशों को अलग करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। कॉम्बिंग करके बीजों से कपास के रेशे को अलग करने की प्रक्रिया ये कहलाता है ओटाई, है ना, ओटाई कहलाता है। अरे कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को इसलिए काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है। और मूंगफली का भी सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। नेक्स्ट है वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अब यही चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ स्पष्ट देखेगा वही दोष उसमें रहेगा। जो अगर दूर का यहाँ स्पष्ट बोला तो तुरंत दिमाग में आ जाना कि दूरदृष्टि दोष है उसको।
अगर नज़दीक के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो निकट दृष्टि दोष है उसमें, यानी कि जहाँ आसपास से देखेगा वही दोष है उसमें, बस यही कर देना, ठीक। लेकिन पास की वस्तुओं से मतलब ही नहीं है, ठीक है। पास की वस्तुओं को धुंधली दिखाई देता है, क्या कहा जाता है? तो हमको यहाँ पकड़ लेना है कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है, यानी दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष है यानी हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। निकट वाला क्या होगा? मायोपिया होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, दूरदृष्टि को ठीक कैसे करते हैं? तो आपको बताएं कि दूरदृष्टि और निकट दृष्टि, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। दूर वाला कि दो लेटर है इसमें, तो 3 लेटर वाला लेंस चढ़ा देंगे, उत्तल लेंस। और 3 लेटर वाला ये है निकट, तो 4 लेटर वाला लेंस चढ़ा दीजिए, अवतल, ठीक है, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 63। 63 में क्या है? कौन सा प्रोटोजोन परजीवी मलेरिया का कारण बनता है? तो परजीवी मलेरिया का कारण बनता है ये प्लाज्मोडियम, है ना, इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा खोजा गया है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया था, ठीक है, जे थॉमसन ने। और रदरफोर्ड किसका? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था, और उसको श्रेय दिया जाता है रदरफोर्ड को दिया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और क्या याद रखना है आपको? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? न्यूट्रॉन का चेडविक किया था, ठीक है। और जोहान्स रीटर जो है, ये किसका खोज किया था? ये किया था पराबैंगनी विकिरण की खोज जोहान्स रीटर ने किया था। और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट है किसी तत्व की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? किसी तत्व की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति थे, वो थे कौन? एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। और एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर कौन है मालूम है? ये नाम लंबा है इसलिए याद नहीं आ रहा होगा, लेवोजियर से याद आ जाएगा। लेवोजियर कौन है? तो रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लेवोजियर ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पिक्नोमीटर का उपयोग करके क्या मापा जा सकता है? तो पिक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं किस में मालूम? ये करते हैं तरल और ठोस का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि एलिजरिन, है ना, एलिजरिन एक प्रकार का है। तो एलिजरिन क्या है? तो ये है रंग, है ना, डाई एलिजरिन एक प्रकार का रंग है। नेक्स्ट है कि परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि टमाटर का रंग डैश की उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो टमाटर का रंग जो होता है वो लाइकोपिन के कारण लाल होता है, लाइकोपिन के कारण लाल होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है विटामिन ए किस वर्ष में खोजा गया था? तो विटामिन ए की खोज हुआ था 1912 में हुआ था, है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। विटामिन की भी खोज पूछे कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था, काश्मीर फंक ने किया था, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 में क्या है कि पीने के पानी के माध्यम से आर्सेनिक विषाक्तता के तत्काल लक्षण क्या है? तो आर्सेनिक विषाक्तता के तत्कालिक लक्षण क्या मालूम? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दस्त आने लगता है, ठीक है, आर्सेनिक के कारण। अच्छा, एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है बार बार, कि जो मीना माता रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो पारा के कारण होता है, ठीक है। और इटाई कैडमियम के कारण होता है। मीना माता पारा के कारण, इटाई कैडमियम के कारण होता है। एक होता है बिल्सन रोग जो होता है वो तांबा के अधिकता से होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को मिलाए हैं, ठीक है, मिलाना है। तो इसमें क्या फाइलम जो है टीनोफोरा, ये टीनोफोरा ये संबंधित है किससे मालूम? ये टीनोफोरा जाएगा किसमें? समुद्री में, है ना, इसका ये है समुद्री। और ये जो प्लेटी हेलमिन्थेस है जो है, प्लेटी हेलमिन्थेस है, ये फ्लैट वर्म है ना, ये फ्लैट वर्म से। और ये जो फाइलम जो है क्या? एस्केलमिन्थेस जो है राउंड वर्म से, एस्केलमिन्थेस राउंड वर्म से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी स्वच्छता में दोष के कारण फैल सकती है? तो स्वच्छता में दोष के कारण ये तो हैजा भी फैल सकता है, दस्त भी और पेचिश भी, तीनों स्वच्छता में कमी है तो उसके कारण ये फैलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट है 74, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी को शुद्ध करने की रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया के संबंध में गलत है। तो ऑस्मोसिस प्रक्रिया के संबंध में कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है ऑप्शन कि सेल्यूलोज एसीटेट की एक फिल्म आमतौर पर इस प्रक्रिया में सौरंध्र झिल्ली के रूप में उपयोग की जाती है, ये वाला सही है। पूछा गलत कौन है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया अगर शुरू किया जाता है तो इसके विपरीत नहीं किया जा सकता, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ये गलत है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आता है 75, निम्नलिखित में से कौन से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में आएगा आपको, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में है कौन सा, चावल और गेहूं है। 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं 2 और 3 किस में, ऑप्शन नंबर 4 में इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पोषक तत्व त्वचा और आँखों हेतु लाभदायक है। त्वचा और आँखों के लिए जो लाभदायक है वो है विटामिन ए है, ठीक है। विटामिन ए त्वचा और आँखों के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन हरित शैवाल का एक उदाहरण है। तो हरित शैवाल का एक उदाहरण है कौन, क्लेमिडोमोनास है ना, क्लेमिडोमोनास जो है ये हरित शैवाल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 78, यह रोग एक जीवाणु से संक्रमित होने से होता है और आंतों को प्रभावित करता है, ये विडाल टेस्ट के द्वारा निर्धारित होता है, ये कौन सी बीमारी है। तो विडाल टेस्ट किस में किया जाता है मालूम, ये किया जाता है टाइफाइड में। टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। और एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है, तो एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी कोशिका मानवीय आमाशय की ग्रंथि में पाई जाती है। तो मानवीय आमाशय की ग्रंथि में पाया जाता है ये म्यूकस नेक सेल्स और पेप्टिक या चीफ सेल्स और पेराइटल या ऑस्किनटिक सेल्स, ये जो है कोशिका जो है मानवीय आमाशय की ग्रंथि में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट है इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा जंतु शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। तो जंतु जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है किससे, पसीने एवं कप कपाने से। नेक्स्ट है 81, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है, शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया इस प्रकार है। तो शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया क्या है, अंतर्ग्रहण है, अंतर्ग्रहण इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एस्केरिस देश का परजीवी है। तो एस्केरिस जो है ये किसका परजीवी है, तो एस्केरिस जो है ये आंत का परजीवी है, ठीक है, आंत का परजीवी है। नेक्स्ट है कि सिरका का रासायनिक नाम है। तो सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। सिरका का रासायनिक नाम जो है वो एसिटिक अम्ल होता है। और उसका क्या पूछा कि बेकिंग सोडा जो है उसका नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का नाम क्या है, देखिए सिरका का हो गया एसिटिक एसिड, और बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 84 है ना, 84 में क्या है, एक साधारण विद्युत सर्किट जिसमें एक सीधे तांबे के तार को एक कंपास सुई के समांतर और ऊपर रखा जाता है। सुई में विक्षेपण तब होता है और जब धारा की दिशा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 में होगा कि सुई में विक्षेपण तब होता है ना, जब विपरीत होता है जब धारा की दिशा प्रतिवर्ती होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, ये किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण है किसका, ऑस्मोसिस का उदाहरण है। पौधों की जड़ों में जल का अवशोषण जो है ये ऑस्मोसिस का उदाहरण है। और ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, परासरण होता है ना, परासरण, ये ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण, ठीक है। अच्छा, पौधों के जड़ों से पत्तियों में जल का वहन कौन सा ऊतक करता है, तो जल का वहन करता है जाइलम, ठीक है। याद हमेशा रखना है, इसको याद हमेशा रहेगा भी, ऐसे याद रखिएगा, याद रहेगा, जल जाइलम। अब भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम क्या होगा, भोजन का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड, तो फूड फ्लोएम, ठीक है, याद रखना है, फूड फ्लोएम, जल जाइलम फूड फ्लोएम, जल का वहन जाइलम और फूड का फ्लोएम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 है ना, इसमें सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर के क्वेश्चन है कि 1989 में
रिचर्ड और रहोडा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार देश क्षेत्र में दिया जाता है। तो रिचर्ड और रहोडा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया जो गोल्डमैन पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका वातावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है कि शब्द हेलेनिस्टिक निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है, ये ग्रीस से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। 88 में क्या है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आलू यानी शिमला में है ना। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये शिमला में है ना। इसका करेक्ट आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दाचीग्राम कहाँ है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है आपका जम्मू कश्मीर में। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। याद रखना, वन विहार बिहार नहीं टिक करना, ये मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ? तो ये लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध टांगलिया सोल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो टांगलिया सोल जो है ये संबंधित है कहाँ से? गुजरात से। ठीक है, ये गुजरात से। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में ये। और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध जो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गिर वन कहाँ है? गुजरात में। सर्वाधिक कपास का उत्पादन गुजरात में, सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात में। ठीक है, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है? तो भारत का प्रमुख राज्य कर जो है ये है आपका स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण। नेक्स्ट है कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला देश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है छम, है ना। छम नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। नेक्स्ट है कि दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? टिस्को की स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 1907 में। और क्या हुआ था? तो कांग्रेस में जो है नरम दल और गरम दल में विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और टिस्को की स्थापना किसने किया था? तो वो किया था जमशेदजी टाटा ने किया था, जमशेदपुर में किया था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि खेल नृत्य रूप जो है ये थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो थोड़ा का संबंध है ये हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट है कि डैश फेसबुक के संस्थापक है। तो सभी को मालूम है मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक है। नेक्स्ट है कि भारत ने अप्रैल 2024 में विदेशी बंदरगाह सीटवे को संचालित करने का अधिकार प्राप्त किया है। यह किस देश में स्थित ये बंदरगाह है? तो सीटवे बंदरगाह कहाँ है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका अभी जो एग्जाम हुआ है बिहार टीचर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सीटवे बंदरगाह ये है म्यांमार में। ठीक है, और कुछ बंदरगाह है जो कि आसपास अपना देश जो महत्वपूर्ण है, याद रखना है। जैसे कि जो चर्चित में पूछा जाता है चटगांव बंदरगाह पूछेगा आपसे चटगांव बंदरगाह किस देश में? तो चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में है। और एक है हम्बन टोटा बंदरगाह, ये श्रीलंका में है। चाबहार बंदरगाह कहाँ है? तो वो ईरान में है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 है कि साइबर अपराध विशेषज्ञों का सर्वेक्षण करने वाले शोध के अनुसार साइबर अपराध में कौन सा देश शीर्ष पर है? साइबर अपराध में शीर्ष देश कौन सा है? तो ये है रूस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है रूस। रूस से क्या याद रखना है? तो रूस से क्या याद रखना है मालूम? जो अपना इस्पात संयंत्र है भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? तो रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। बोकारो जो स्टील प्लांट है किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? तो वो भी रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 98। क्वेश्चन नंबर 98 में कि एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के पूर्वानुमान को संशोधित कर कितना कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7% कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 कि इजरायली गणितज्ञ एवी बिगडरसन है ना, इजरायली गणितज्ञ एवी बिगडरसन को किस योगदान के लिए एसीएम ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर, संगणन के सिद्धांत में आधारभूत योगदान के लिए। नेक्स्ट है कि हैजा के लिए एक नए मौखिक टीका ने WHO द्वारा पूर्व योग्यता प्राप्त किया गया है। वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है
यूबिचोल-एस है ना, यूबिचोल-एस हैजा के लिए एक नए मौखिक टीका ने WHO द्वारा जो पूर्ण योग्यता प्राप्त किया है। तो वैक्सीन का नाम क्या है? यूबिचोल-एस। अच्छा, वैक्सीन का सबसे पहले टीकाकरण का खोज किसने किया था मालूम? एडवर्ड जेनर ने किया था। किस टीके की खोज किया था? तो चेचक के टीके की खोज किया था। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में, ठीक है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO की स्थापना क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका सेट नंबर 11 के सभी 100 प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 12 के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।